हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत अगला लेक्चर दिया जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। सही तरीके से 30 दिन बचे हैं। बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, बार बार रिवाइज करिए, जितना कुछ पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज करिए। और जल्द ही करंट अफेयर का जो ई दृष्टि आ चुका है मार्केट में, उसका भी आपको लेक्चर जल्द ही दिया जाएगा। उसके बाद घटनासार जब आएगी तो उसका भी अच्छे तरीके से आपको पोस्टमार्टम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है रसायन विज्ञान में। आपका फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री चल ही रहा है, बायो कंप्लीट हो चुका है। एक आध लेक्चर होगा जहाँ से ट्रिक के द्वारा लेक्चर आपको दिए जाएंगे। अभी तक हम बहुत बिजी थे लेकिन अब खाली हो चुके हैं। अब आपको लेक्चर बड़े बड़े दिए जाएंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन अगले लेक्चर बहुत बड़े बड़े होंगे। और आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए सही तरीके से। 1 महीने भी नहीं बचे हैं। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म समावयवता क्या होती है। आइसोमेरिज्म समावयवता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। क्या है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है। संरचनात्मक समावयवता, जब परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। और त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। तो वैसे यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और संभवतः पूछा भी नहीं जा सकता है। लेकिन देख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है। ठीक है। मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, आप लोग मतलब एक ही माता पिता की संतान है लेकिन आपके गुण अलग अलग हैं। एक लड़का पढ़ने में तेज है, एक लड़का पढ़ने में तेज नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का समावयवता आइसोमेरिज्म है। बहुलकीकरण, बहुत महत्वपूर्ण। बहुलकीकरण क्या है? पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर तथा उत्पाद जो होता है उसको पॉलीमर बहुलक कहते हैं। ठीक है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर तथा उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। इतना ही याद रखिएगा। ये सब चीज़ें ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा एंट्री करेंगे, ज़्यादा लोग अंदर तक जाकर पढ़ाई करेंगे। 12th के लोग, 11th 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह लोग पढ़ते हैं उनके लिए है। आप बेसिक नॉलेज रखिए, आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ठीक है। बहुलकीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है। प्लास्टिक की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने जितना बताया था, आप बिहार पीसीएस का पेपर देखे होंगे, वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में बताया गया था वहीं से सेम पूछे गए थे क्वेश्चन। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, सेम टू सेम वहीं से आए, उससे बाहर नहीं आएगा। यही काम यूपी पीसीएस में भी होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डालकर यूपी पीसीएस थोड़ा सा पेपर को टफ बनाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज हैं। प्लास्टिक क्या है? प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। ठीक है, लाह याद रखिएगा। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाह है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक जो है या गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते। उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी और टेफ्लॉन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन। इतना भी याद रखेंगे तब भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक है। अब पॉलीथीन क्या है? एथिलीन। ये भी याद रखिए, एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्या? पॉलीथीन। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग, थैलियाँ बनाने में होता है, जानते हैं आप लोग। पॉलीस्टाइरीन क्या है? फेनिन एलिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। फेनिन एथिलीन। ठीक है। पॉलीथीन एथिलीन के
को उच्च ताप एवं दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पीवीसी क्या है, पीवीसी वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। वाइनिल क्लोराइड, ये जो नाम है ना यहाँ पर, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तभी एक क्वेश्चन सही होगा। और इतना आसान नहीं यूपीपीसीएस प्री निकालना। यूपीएससी आसान है, यूपीपीसीएस प्री के निकालने से आसान यूपीएससी है, ठीक है। नहीं तो एक बार उसकी तैयारी करके देखिएगा, एक बार इसकी तैयारी करके देखिएगा। यूपीएससी में आपको कम चीज़ें पढ़नी होगी, आपका दिमाग बढ़ जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस वगैरह में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है, फैक्ट ध्यान रखने होते हैं। पॉली वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। तो ये पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉली वाइनिल क्लोराइड यानी ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार के अनुक्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण वैकेलाइट तथा मेलामाइन। वैकेलाइट क्या है, वैकेलाइट तथा मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैकेलाइट क्या है, फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैकेलाइट क्या है, फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार गर्म करके इच्छित आकार में ढाल लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है, ओके। तो ये वैकेलाइट तथा मेलामाइन है। वैकेलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं रबड़ की। रबड़ से कई बार हमने क्वेश्चन पूछा है कि भारत के टॉप 3 स्टेट बताइए जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है। भारत की क्या रैंक है विश्व में जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है, 1 2 3 किस नंबर पे भारत है, और कौन से देश हैं ऐसे हैं। टॉप 3 देशों के बारे में आप लोग सर्च फिर से करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, ज़रूर करिएगा कमेंट। रबड़ यह 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है या थर्मोप्लास्टिक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है या थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। वल्कनीकरण क्या होता है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, वल्केनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक रबड़ हमने बता दिया आइसोप्रीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। वल्केनाइजेशन क्या है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ जो होता है रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि रबड़ किस में आसानी से घुल जाता है, तो किस में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, नेचुरल रबड़, ये इसे कठोर बनाने की इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। यहाँ जितना आपने देखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको याद करने होंगे। हमने बहुलकीकरण के बारे में देखा, समावयवता के बारे में देखा, प्लास्टिक के बारे में देखा, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और रबड़ के बारे में देखा। प्राकृतिक रबड़ जिसमें हमने बताया आइसोप्रीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। वल्केनाइजेशन जो होता है प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्केनाइजेशन कहलाती है। और रबड़ जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो लिखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह या फिर कुछ भी बनाए जाते हैं तो वो केवलर, पॉलीएमाइड्स, लैमिनेटेड ग्लासेस, इन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। फॉर केवलर, पॉलीएमाइड्स, लैमिनेटेड ग्लासेस। किसी का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पॉलीएमाइड्स, केवलर, लैमिनेटेड ग्लासेस, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा भी जा सकता है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स, जिसको लेक्सॉन भी कहते हैं, लेक्सॉन, ठीक है। ये याद रखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको एग्जाम में देखने को ये सब फैक्ट जो है ये मिल जाते हैं और मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट रबड़। हमने प्राकृतिक रबड़ के बारे में देख लिया। संश्लिष्ट यानी सिंथेटिक रबड़, इसमें नियोप्रीन हो गया और थाइकाल हो गया। अब किससे मिलके बनता है इतना याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नियोप्रीन में इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन का, थाइकाल का, यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि में किया जाता है। तो नियोप्रीन और थाइकाल ये जो है कि संश्लिष्ट सिंथेटिक रबड़ है।
थाइकाल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? थाइकाल रबड़ का ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक याद हो गया आपको। रबड़ के बारे में आपने देख लिया, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पहले तो याद रखिए। फाइबर्स क्या हैं? रेसे। रेसे क्या फाइबर हैं? जैसे कि वे श्रृंखलायुक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हज़ारों गुना अधिक हो, रेसे कहलाते हैं। और अगर हम बायोलॉजी में फाइबर की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि नींबू आप जानते ही हैं, आजकल बड़ा फेमस है नींबू। तो नींबू वगैरह में देखिए फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर वगैरह क्या करते हैं कि शरीर से भोजन को सही तरीके से पचाने और शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हम पानी पीते हैं तो कहते हैं लोग कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी भी क्या करता है कि जो भी मिनरल मटेरियल वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। ये हम बायोलॉजी के सेक्शन में आपको बताए थे, लेकिन यहाँ अलग फाइबर की बात हो रही है। रासायनिक रेसे यानी केमिकल जो फाइबर होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे नायलॉन हो गया, आप सुने ही होंगे, नायलॉन का नाम सुने हैं। और इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर इस पहली बार 1939 में महिलाओं के लिए जुरामें इससे बनाई गईं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, देखे होंगे आप, मछली पकड़ने वाला जाल, पैरासूट के कपड़ा बनाने में, टायर, दांत, ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में होता है नायलॉन रेशे का। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब रेयान की बात करें, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? हाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे शांत या ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बड़े वगैरह वगैरह। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। तो रेयान रेशे का। पॉलिस्टर बहुत नाम सुने हैं, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था, इसे संश्लिष्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का फाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये रेयान रेशे। तो 3 फाइबर के बारे में देखा, नायलॉन आपने, रेयान और पॉलिस्टर के बारे में। अब कार्बन फाइबर क्या है? कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसका संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन मतलब जंग वगैरह नहीं लगते हैं। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों की को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में होता है, कार्बन फाइबर का उपयोग। ओके, ठीक है, यहाँ तक अभी याद रखिए। लेक्चर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये फाइबर के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पर लिखा है कि CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, यही है ना फुल फॉर्म। तो क्या होता है इसका? मेथेन और एथेन होता है ना। मेथेन 80 से 90% होता है और फिर एथेन होता है CNG में। CNG वाले ऑटो दिल्ली वगैरह में चलते हैं, CNG की बसें दिल्ली में चलती हैं। अब तो इलेक्ट्रिक बहुत सी हो गई हैं, इलेक्ट्रिक या बैटरी वाली हो चुकी हैं। और CNG धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अन्य क्षेत्र मतलब कि भारत के अन्य राज्यों में भी अब धीरे धीरे CNG बढ़ रहा है। ऑक्टेन नंबर निकालते हैं पेट्रोल के लिए और सीटेन नंबर डीजल के लिए। अभी के अभी याद कर लीजिए, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटेन नंबर डीजल के लिए। और LPG में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन 65% और प्रोपेन 35% होता है। बिहार पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, बिहार में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, अब उसमें 5वां ऑप्शन जो है कि उसमें ब्यूटेन भी दिया था और प्रोपेन भी दिया था। उसमें पूछा था मुख्य घटक क्या है इसका LPG का, तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है। LPG आपके जो घरों में है LPG, है ना। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ाए हैं हम रसायन में पहले ही चैप्टर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संगनित प्रभाज पृथक पृथक कर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। अब पेट्रोलियम के अलग अलग उत्पाद हैं। नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल या गैसोलीन हो गया, नेफ्ता, केरोसिन ऑयल, डीजल, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम जेली, पाराफिन मोम, कोल तार, ये सब पेट्रोलियम से बनते हैं। कोल तार वगैरह सड़क बनाने में, पाराफिन मोम क्या मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में, पेट्रोलियम जेली स्नेहक एवं दवा बनाने में, तो ये सब इसका यूज होता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है स्नेहक रूप में एवं दवा बनाने में यूज होता है, ठीक है। ईंधन की बात करें तो ईंधन को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ईंधन क्या है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इसको यहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है इसको देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। सीएनजी मेथेन और एथेन का मिश्रण होता है, जिसमें मेथेन 80 से 90% होता है, इथेन जो होता है कि 10% मान लीजिए, 10 या 20%। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटेन नंबर डीजल के लिए। एलपीजी में ब्यूटेन 65% और प्रोपेन में 35%। ये याद रखिएगा, ये इस किताब में नहीं है मटेरियल, कहीं अलग से लिया गया है, या तो घटना चक्र वगैरह से। हमने बताया कि घटना चक्र हो गया, दृष्टि आयस हो गया, सबका एक तरह से एक जगह आपको दिया जा रहा है ये सब चीज़ें। फाइबर के बारे में हमने देखा, कार्बन फाइबर, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन के बारे में देखा, और संश्लिष्ट रबर यानी नियोप्रीन, थाइकाल के बारे में देखा। थाइकाल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वगैरह बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए केवलर पॉलीमाइड्स लेमिनेटेड ग्लासेस का यूज किया जाता है। हमने यहाँ पर रबड़ के बारे में देखा, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़ के बारे में हमने देखा। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, रबड़ कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। वल्कनाइजेशन क्या होता है, जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो इसको वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद रबड़ को निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक या थर्मोप्लास्टिक है। रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। वैक्लाइट क्या है, वैक्लाइट जो होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वैक्लाइट बनता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बाल्टी बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबड़ वही है, यह वह प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, इसके बाद इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। हमने थर्मोप्लास्टिक में बताया कि यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ठीक है। और इसमें पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इनके बारे में हमने बताया। नायलॉन के बारे में बताया। प्राकृतिक प्लास्टिक की बात करें तो उसका उदाहरण है लाह। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च एवं सेल्यूलोज हैं। तो यहाँ पर ये सब हमने आपको बताया। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। वुड स्प्रिट को कहते हैं मिथाइल एल्कोहल, इसका एक्सेस यूज हो जाता है तो ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि गाँव वगैरह में देखे होंगे आप, कच्ची शराब जो चलती है जिसको ठर्रा भी बोलते हैं, ठर्रा बोलते हैं, देसी बोलते हैं, देसी दारू, तो ये बढ़ जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है लोगों की, है ना। प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है कितना इसका लेवल होना चाहिए, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, इथाइल एल्कोहल वो होता है, ओके। तो बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। पिछला लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर करिए। और जल्द ही हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट में अवेलेबल है ई दृष्टि तो उसका लेक्चर हम आपको देते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।